कराची के इलाके लियाकताबाद में चीफ ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अदनान रिजवी और की टीम का छापा। लाइसेंस न होने और ज़ायदुल मियाद अद्वियात मिलने पर 2 मेडिकल स्टोर सील। ममनुआ अद्वियात की खरीदो फरोख्त खुलेआम जारी। हर इलाके में 15 से 20 गैर कानूनी मेडिकल और ड्रग स्टोर गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त करके अवाम की जानों से खेल रहे हैं। कोई इन गैर कानूनी मेडिकल और ड्रग स्टोर्स को लगाम देने वाला नहीं। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की जाली डिग्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील को दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक 16 जनवरी को दलाइल देने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार तमाम दस्तावेजात आइंदा समाअत पर साथ लाएं। जजेस के रिमार्क्स। निजी स्कूलों की जानिब से फीसों में 5% से ज्यादा इजाफे का केस। ऑरेंज फीस क्या है स्कूल की? अदालत का निजी स्कूलों के नुमाइंदों से इस्तफसार। कानून के मुताबिक 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। प्रैक्टिकल चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अदालत के रिमार्क्स। सिंध फूड अथॉरिटी का कराची में मुज़र सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नागन चौरंगी में 3 रेस्टोरेंट और बेकरी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी पर सील। कब्जे में ली गई अशिया तल्फ कर दी गई। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी से 3 करोड़ रुपए से जायद ममनुआ इंजेक्शन बरामद। मुल्जिम जीशान आवान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को ट्रैफिक के कवानीन की आगाही के लिए मुहिम जारी। जिना टर्मिनल के अतराफ शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही फराम की गई। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी और इससे पहले कि हम अपनी पहली स्टोरी पर बात करें, मैं की मुलाकात करना चाहूँगा जो आज हमारे पहले गेस्ट हैं। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं डॉक्टर अदनान रिजवी, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे कराची के इलाके लियाकताबाद में मेडिकल स्टोर्स पे जो गैर मियारी अद्वियात की खरीदो फरोख्त जारी है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से आज कराची के इलाके लियाकताबाद में 2 मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया। कराची में ये आम प्रैक्टिस है कि हर इलाके में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स खोल लिए जाते हैं और जो हैरत की बात है वो ये है कि इन मेडिकल स्टोर्स पे कोई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं होता, कोई क्वालिफाइड केमिस्ट नहीं होता, बल्कि आम लोग जो हैं वो जाते हैं मेडिसिन मार्केट से, वहाँ से दवाएं ख़रीदते हैं और उसके बाद जो सस्ती दवाएं, या जाहिर सी बात है कि जो बाज़ दफ़ा ज़ायदुल मियाद दवाएं भी होती हैं, तो मुख्तलिफ इस तरीके का एक कारोबार शुरू किया जाता है। इसमें जब तक कि एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ना हो वो मेडिकल स्टोर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये ड्रग लॉज हैं पाकिस्तान के जो कि गवर्न करते हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट होता है या फार्मासिस्ट होता है उसके पास एक फार्मेसी की मुस्तनद डिग्री होनी चाहिए। जब तक कि वो दुकान पे मौजूद ना हो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाओं की फ़रोख्त नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल कराची चूँकि एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोने कोने में जगह जगह जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर और इस तरह के ड्रग स्टोर्स मौजूद हैं जहाँ ना सिर्फ दवाओं की फ़रोख्त की जाती है बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसी ममनुआ दवाएं भी मौजूद हैं, वो भी उनकी भी फ़रोख्त की जाती है। कुछ हर्बल ड्रग्स हैं जो लाइसेंस नहीं होती, जो गैर लाइसेंस होती हैं उनकी फ़रोख्त भी की जाती है। बहरहाल इन तमाम उमूर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अदनान रिजवी मौजूद हैं जो कि चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, शहर बहुत बड़ा है, ये मानने वाली बात है, लेकिन सर जिस तरह खुलेआम मुख्तलिफ़ दवाओं की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की फ़रोख्त जारी है, सर क्या समझते हैं, क्या मतलब बहुत बड़ी अथॉरिटी की ज़रूरत है या ये कि मैन जो पावर है वो कम है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं अच्छा डॉक्टर साहब, एक काम करते हैं ना कि इससे पहले कि हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, नाज़रीन हमने एक यानी कराची के इलाके लियाकताबाद में एक रेड की और डॉक्टर अदनान रिजवी साहब और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद थी। वहाँ हम जिस भी मेडिकल स्टोर पे गए वहाँ ना लाइसेंस मौजूद था, ना वहाँ प्रॉपर मियारी दवाएं मौजूद थी। तो आइए पहले आपको हम पैकेज दिखाते हैं कि जो हम पहले मेडिकल स्टोर पे गए वहाँ क्या हुआ, क्या चीज़ें मिली, आइए देखते हैं। हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं लियाकताबाद के एक मेडिकल स्टोर पे। इस पर कोई आप देख सकते हैं कोई नाम कोई कुछ भी नहीं है, अंदर इसमें दवाएं मौजूद हैं। बज़ाहिर ये एक यानी जनरल स्टोर है लेकिन अंदर इसमें तमाम दवाएं और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त चीफ ड्रग इंस्पेक्टर
अदनान रिजवी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अदनान रिजवी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, ये इस टाइप के मेडिकल स्टोर शहर में जगह जगह मौजूद हैं सर? देखें डॉक्टर, मैं तो ये कहूँगा कि जी लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि विदाउट लाइसेंस मेडिकल स्टोर को रन ना करें। एज़ फार एज कंसर्न कि हमें यहाँ पे आए, हमें टीम को देखकर वो फरार हो गया। अब हम जो कानूनी कार्रवाई होती है, हमारे साथ एरिया ड्रग इंस्पेक्टर ताहिर खानज़ादा भी मौजूद हैं और हमारे पास दीगर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम्स पूरी मौजूद है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होती है ड्रग एक्ट के मुताबिक हम अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर करेंगे, बिल्कुल जो लॉ के डिफ़ॉल्टर्स हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा, आप एरिया ड्रग इंस्पेक्टर हैं, अब जैसे ये मेडिकल स्टोर रन हो रहा है विदाउट एनी लाइसेंस, जो कि नज़र आ रहा है कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, दवाएं इसमें अंदर रखी हुई नज़र आ रही हैं, तो अगर कोई इसका जैसे अब जो इस पे केमिस्ट या जो भी बंदा था जो इसका मालिक है वो फरार हो गया है, तो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं आप? अब हम ये करते हैं कि अब इसको सील करते, सारी दवाइयों को सील करते, अपने साथ लेके जाते, मेडिकल स्टोर को सील करते, और अगर वो बंदा है तो फिर उससे पूछते कि विदाउट लाइसेंस मेडिकल स्टोर क्यों वो रन कर रहा था, और फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होती कानून के मुताबिक फिर हम उसको देखते, फॉलो करते। अच्छा, ये भी बताइएगा कि देखें, अगर तो वो बंदा बाद में यहाँ मौजूद अगर नहीं है, वो नहीं आता और बाद में वो आपकी सील को तोड़ देता है, तो उस सूरत में क्या कार्रवाई की जाती है? सील, गवर्नमेंट की सील तोड़ना तो बिल्कुल एक कानूनी जुर्म है, वो इतना आसान नहीं होता उसका लिए तोड़ना। फिर अगर वो लाइसेंस बना लेता तो फिर उसको इजाज़त मिलती लाइसेंस दोबारा करने के लिए, मगर जब तक उसके ऊपर वो डिसाइड नहीं होगा क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से कि उससे कहाँ से दवाइयाँ ली, विदाउट लाइसेंस क्यों मेडिकल स्टोर रन कर रहा था, जब तक उसको इजाज़त नहीं मिलेगी दोबारा खोलने की मेडिकल स्टोर। अच्छा, ये जैसे अब थोड़ा सा हम ये दिखाना भी चाहेंगे बाहर से, बगैर अंदर जाए हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बंदा मौजूद नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पीछे तमाम ये दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ ड्रग्स, और ये इस तरीके से रैक में रखी हुई हैं। इस पर कोई लेबलिंग, कोई एंटीबायोटिक्स की कोई अल्फ़ाबेट ऑर्डर में या किसी चीज़ में नहीं है, किस उसमें है ये भी नहीं पता। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ पे हैं, और ये गैर कानूनी तौर पे इस तरीके के मेडिकल स्टोर्स इस इलाके में बहुत हैं। अभी हम एक मेडिकल स्टोर पे आए, इसके बाद अगले नेक्स्ट मेडिकल स्टोर्स पे भी जाएंगे। हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है किसी और की प्रॉपर्टी है, और वो रेड के डर से इस वक्त यहाँ जो इस मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं वो फरार हो चुके हैं। तो अच्छा सर, फिर ऐसी सूरत में क्या अब क्या कार्रवाई नेक्स्ट क्या बनती, क्या करेंगे? हम इसको सील कर देंगे अंडर सेक्शन 18(1)H, हम इसको सील कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एंड मुशीर्स, और फिर हम ज़ाहिर उसको समन भेजेंगे, और फिर जो लीगल कार्रवाई बनती है इसकी वो हम करेंगे। इसको कोर्ट ऑफ लॉ तक ले जाएंगे, बिल्कुल ड्रग कोर्ट तक इनको प्रोसिक्यूशन में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो नाज़रीन, अब ये मेडिकल स्टोर सील किया जाएगा, आपको हम दिखाते भी रहेंगे। इसको हम बाकायदा ताला लगा के, शटर गिरा के इसको हम बंद करेंगे, और उसके बाद हम मज़ीद नेक्स्ट मेडिकल स्टोर पे भी जाएंगे। तो ये जो कार्रवाई है ये दिखाएंगे कि किस तरह की जाती है, किस तरह मेडिकल स्टोर सील किए जाते हैं। इधर आ जाएं भाई, इधर आए आप। LCD है वो 18 था मैं, आपका क्या पता है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं पता भाई, मैं तो LCD रखवाई थी, वो उठाने आया हूँ। नहीं, LCD ऐसे किसी की दुकान का है। आपका नाम क्या है भाई? नाम तो बता दें। रखवाई थी ना, हाँ दो अपना नाम तो बता दो भाई। तो मैंने LCD रखवाई थी, वो आप अपना नाम बता दो। मोहल्लेदारी में रखवा दी थी मैं, मुझे क्या पता भाई है? ये किसका मेडिकल स्टोर है? कर रहे आप कर दे, जिनका है वो खुद आके ले लेंगे भाई। ये आप अपना नाम बता। मोहल्ले में रहते हैं भाई, मोहल्ले में रहते हो तो जानते हो फिर मोहल्लेदार को, मतलब मेडिकल स्टोर के मालिक को जानते हो, जब तो तुम अपनी LCD इतनी कॉस्टली चीज तुम इनके पास रखवा दोगे। ये किसका मेडिकल स्टोर है बेटा, आप बताओगे? हम तो नए यहाँ के, हमें अच्छा, आप अपना नाम बता दो यार, मतलब फरहान है भाई। फरहान नाम है आपका। ये किसका मेडिकल स्टोर भाई है? किसका है बताओ ना इनको, बताओ इनको। ये नाम की मुझे मालूम नहीं, हमने तो इधर मेडिकल स्टोर खोला। भाई मैं क्या बताऊँ, क्या बात मिल्कियत नहीं है, जिसकी जगह है बता दो भाई। भाई मेरे को क्या अभी छुपा क्यों मुझे रहे हो? कौन सा आपका मेडिकल स्टोर है ये? भाई मैंने तो रखवा दी थी। आपका मेडिकल स्टोर है ये? एतराज है, अभी सील कर मेडिकल स्टोर है यार, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई तो जान। जी नाज़रीन, तो ये पैकेज आपने देखा। डॉक्टर साहब, इस तरीके के मेडिकल स्टोर्स जहाँ लाइसेंस नहीं होते, ना नाम लगा हुआ है, ना कुछ है, और जाहिर सी बात है जब मेडिकल स्टोर के मालिक ने देखा कि पूरी टीम आ रही है, मीडिया साथ है, तो फिर उसका फरार होना तो बनता था सर। तो सर, ऐसे कितने मेडिकल स्टोर सील किए जाते हैं हफ्ते में या एक महीने में, क्या शरह है सर? ऐसे तो बहुत मेडिकल स्टोर देखिए हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें
सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर उस्मान चाचा की तरफ से खुसूसी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कहीं पे भी अगर ड्रग लॉज की वायलेशंस आपको मिल रही हैं तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और अगर कोई इंस्पेक्टर अगर अपनी फ़र्ज़ में कोताही बरत रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें लोगों को पब्लिक एट लार्ज के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ भी यही है कि हम एज अ पब्लिक सर्वेंट हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी दवा जो है वहाँ उनको मैसर हो, तो उसके लिए जो ड्रग एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है। एज़ फार एज़ कंसर्न कि आप कह रहे हैं कि कितने रेड्स हो रहे हैं, कितनी मतलब सील हो रहे हैं अनलाइसेंस प्रेमिसेस, तो उसको मैं सिंपली ये कहूँगा कि जी जो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, स्पेशली जो हमारी मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर अजरा पीछे साहिबा, उन्होंने भी हमें मतलब स्ट्रिक्ट हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि जी आपको कहीं पे भी वायलेशन नज़र आए तो डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा हुआ है, तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है, मिनिस्टर हमारे साथ है, सेक्रेटरी ऑन बोर्ड है हमारे साथ, और वो फुल सपोर्ट में कि जी आप काम करें। अब काम करने में हम जाते हैं और ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहे। अगर हम ड्रग कोर्ट की अगर आप शरह मालूम करेंगे, वहाँ पे केसेस पता करेंगे तो प्रोवेंशल गवर्नमेंट के बेशुमार केसेस हैं और हम इस तरह के रेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने लियाकताबाद में किया, इससे चंद दिन पहले हमने नाज़िमाबाद में किया था, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से हमने कुछ स्टोर सील किए थे, फेडरल एरिया में किया था, तो ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है। अब जाहिर है ओब्वियसली आप लोग ये चीज़ें ये तो नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता चलूं गली में से पहले नहीं सर, हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है, वो तो मेडिसिन मार्केट है, वो तो सर बहुत बड़ी, मतलब वहाँ तो पूरी खेप पकड़ी जाती है मुख्तलिफ दवाओं की, ममनुआ दवाओं की, एम्फेटामीन की, बहुत सारी चीज़ें सर, वो तो अलग है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं भी आती हैं, जो कि ड्रग ऑफ अब्यूज़ हैं या नार्कोटिक्स हैं, एम्फेटामीन है या बाकी चीज़ें। नार्कोटिक्स हमारे क्यों नहीं कंट्रोल में, बट द थिंग इज दैट कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हीरोइन एंड अदर थिंग्स, वो हमारे एम्बिट में नहीं आता, उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट। सर बात यह है कि हर इलाके में, खासतौर पे इन छोटे इलाकों में, तो अब जैसे हम जिस इलाके में गए थे, इस एक गली के अंदर जो मुझे रिपोर्ट्स मिली थी, कुछ 6 से 7 या 8 मेडिकल स्टोर्स हैं, जिसमें से हम 2 या 3 अभी कवर कर सके थे, बाकी तमाम मेडिकल स्टोर लोग बंद करके चले गए थे। सर बात यह है कि अगर इस तरीके के छापे पड़ेंगे और इस तरीके से मेडिकल स्टोर सील होंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी अपना एक स्टार्ट किया हुआ कारोबार को तबाह नहीं करना चाहता, लोग डिस्करेज तो होंगे। लेकिन ये सर मैं बहुत से इलाकों में ऐसे मेडिकल स्टोर्स को जानता हूँ जो 15-15 साल 20-20 साल से चल रहे हैं। सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बगैर किसी डिपार्टमेंट की नॉलेज के वो मेडिकल स्टोर्स चल रहे हो सर। ऐसा नहीं, देखिए बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, हमें उनको भी देखना पड़ता है कि आज कराची की आबादी 2 करोड़ से ऊपर हो गई है, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर या जो आप जिसे कहा जाएंगे फील्ड फोर्स, उनकी तादाद कम है कि जो 79 में ड्रग इंस्पेक्टर्स आए थे कि जी कराची के लिए 6 ड्रग इंस्पेक्टर थे, अब वो 6 ड्रग इंस्पेक्टर अभी भी उनकी पोस्ट 6 की है। मैं एज अ चीफ ड्रग इंस्पेक्टर कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो हमारे 18 टाउन है, 18 टाउन के तो ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है। उसके लिए SNE हमने बनाई है, मूव करिए, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको चेंजेस मिलेंगी। तो जब फील्ड फोर्स की तादाद बढ़ेगी, फील्ड फोर्स बढ़ेगी, ड्रग इंस्पेक्टर्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वर्क और अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लोगों में डिटरेंस है, लोग अभी भी समझते हैं कि ड्रग डिपार्टमेंट, ड्रग इंस्पेक्टर, आपने देखा ना कि चंद सेकंड में से हम गए और मामला ये होते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, लोग खुद उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि लोग खुद उन्हें बचा रहे थे कि जी हम नहीं जानते, और वो सभी आसपास के रहने वाले थे, सराउंडिंग के वही नेबर्स थे उनके बराबर में एक केबिन था पान का, उसके बराबर में वो दूसरे लोग बैठे हुए थे, लेकिन सब डिनाई कर रहे थे, कोई उसे नहीं जानते, नहीं प्रोटेक्ट कर रहे थे। मामला ये कि लोग हमारी जुर्म को छुपाते हैं और मुजरिम को भी छुपाते हैं। तो जब तक एक अवेयरनेस नहीं पैदा होगी, जब तक इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते रहेंगे, जब तक कि कंटिन्यूसली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी कोशिश ये है, जब से मैंने एज ए चीफ ड्रग इंस्पेक्टर का चार्ज लिया है, तो मेरी कोशिश है कि मैं बाकायदा तौर पे उन रेड्स में खुद भी शामिल हो जाता हूँ। अभी कच्ची गली में हमारा रेड हुआ था, हमने बहुत बड़ी वहाँ रजिस्ट की जो है सस्पेक्टेड स्पूरियस है, जो कि वो हमने उसकी खेप पकड़ी। उसके साथ हमने एक और रेड था जो हमने वहीं पे हमने किया था, वहाँ से हमने एक डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और नाज़रीन को भी बताते चलें कि एक और इसी तरह की रेड है जो हम आपको दिखाएंगे भी। यहाँ अभी एक छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज कराची के इलाके लियाकताबाद में कुछ मेडिकल स्टोर्स पर चीफ ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अदनान रिजवी और उनकी टीम की जानिब से रेड की गई। 2 मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया, बाकी इलाके के मेडिकल स्टोर्स खुद ही रज़ाकाराना तौर पर बंद कर दिए गए। बहरहाल
एक रेड हमने आपको दिखाई, ये हम आपको एक और मेडिकल स्टोर जहाँ पे गए थे वो रेड दिखाते हैं। उसके बाद जब इस रिपोर्ट से वापस आएंगे तो फिर अपनी गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये एक और मेडिकल स्टोर है। इस देर में हम वो उस मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई कर रहे थे, ये भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये उदैब मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर है, ये भी बंद हो गया है। इस वक्त इस इलाके के तमाम मेडिकल स्टोर जो है ना वो बंद हो रहे हैं। ये सामने आपके एक और ताहिर मेडिकल स्टोर है, ताहिर मेडिकल एंड जनरल स्टोर। तस्वीर मेरी ही है, लाइसेंस मेरे ही नाम पे इशू हुआ था जी। लाइसेंस का जो पीरियड होता है सिर्फ 2 ईयर्स होता है। 2005 में आपका लाइसेंस सर जी 2000 रुपये फीस है, 40,000 रुपये मांग रहे हैं रिन्यू कराने के। सर ये क्या, इसकी फीस कितनी होती है वैसे? यानी की फीस 5,000 रुपये है। नए लाइसेंस जी, नए लाइसेंस की फीस 5,000 रुपये है। अच्छा, और ये 500 रुपये फीस थी। हम पे एलिगेशंस लगा रहे हैं इनकी लाइसेंस की। आप इनकी दवाएं तो चेक करें कि मतलब आप डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, डिपार्टमेंट ने आपसे नहीं लगा रहा मैंने सिर्फ दुकान इसलिए खोली है कि लोगों को शकू को शबाद ना हो कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो अभी बस देखिए वैलिड तो है नहीं ना, तो वैलिड नहीं तो आपकी दुकान सील होगी। कर दें, नहीं बंद तो करेंगे हम। बता दीजिए किस तरह ये रिन्यू होगा। आप अपनी चीजें खत्म करने के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए आप इदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि फला शख्स ही कर रहा। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे रास्ता बताइए, आप मीडिया वालों के साथ आए ना जी। अरशद आपका नाम है, देखिए अरशद साहब, 5 में आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ था जनवरी में, ठीक हो गया। अब तक तकरीबन आपके 14 साल हो गए। 14 साल में आपने इसकी एक सरकारी फीस भी नहीं जमा कराई। मैं तो अभी आपको बात ही नहीं कर रहा कि आपसे कोई अगर आपसे फीस मांग रहा था, ब्राइब ले रहा था, ग्रेटिफिकेशन थी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप फीस जमा करा के दिखा दें, आपने नेशनल बैंक में चालान जमा कराया था वो दिखा दीजिए। अब इनके पास नॉट ओनली के देखिए आपका नाम क्या बड़े साहब, आप इनके भाई? जी मेरा शुएब साहब, देखिए कुछ तो अद्वियात ऐसी हैं, चले ठीक है, कुछ अद्वियात डॉक्टर साहब इनके पास वो भी हैं जो जिसकी पाकिस्तान में फ़रोख्त ममनू है। ये रिलीफ टैबलेट है जो पाकिस्तान में जिसकी फ़रोख्त ममनू है, बैन है, अनरजिस्टर्ड आइटम है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप इसको भी सेल कर रहे हैं। पता है इसके ऊपर FIR होती है नहीं, मतलब इससे अंदर रखिए ऐसे ये देखें इसकी दर्ज जाके पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी सेल, इसकी फ़रोख्त ममनू है। और जब यहाँ पे देख रही है तो डेफिनेटली हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि आप अनरजिस्टर्ड अद्वियात को कहीं सेल करें, उसकी फ़रोख्त करें या उसको। अच्छा, तो अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? इनकी जो ऑफेंसेस हैं वो अलग अलग हैं। अगर एक्सपायर अद्वियात हैं, एक्सपायर अद्वियात का अलग केस इनका रजिस्टर्ड होगा। अनरजिस्टर्ड अद्वियात इनकी मिली हैं, उनका अलग केस रजिस्टर्ड होगा। लाइसेंस नहीं है, उनका अनरजिस्टर्ड होगा। अनवारंटेड ड्रग्स मिली है, उनका अलग केस रजिस्टर्ड होगा। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी और ये भी एक दूसरा मेडिकल स्टोर था जहाँ पे जो अद्वियात थी वो ज़ायदुल मियाद अद्वियात यानी एक्सपायर्ड मेडिसिन मौजूद थी, ममनुआ अद्वियात मौजूद थी, जिसकी वजह से इस मेडिकल स्टोर को भी सील किया गया। और जो इनका लाइसेंस था वो 2005 का था। 14 साल गुजरने के बावजूद उन्होंने कभी रिन्यूअल फ़ीस नहीं जमा कराई थी, बल्कि शायद मेरे ख्याल में इनका लाइसेंस कभी और चेक ही नहीं हुआ था। सर, अगर ये कहा जाए कि ये लाइसेंसेज अगर चेक होते तो फिर रिन्यू भी होते, आप क्या कहते हैं? क्या इससे पहले कभी इस इलाके में कोई और रेड हुई होगी? देखिए, याक्ताबाद में तो रेड हुए हैं, लेकिन आप कहें कि जी अंदर मतलब जो एरियाज जो कि और मतलब कि अंगारा गोड या इस साइड की तरफ अगर आप चले जाएं तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से बहुत सारे मामला थे कि हो सकता है इंस्पेक्टर नहीं गया हो। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शहर का एरिया है, कोना कोना है, शहर है, हमारा पूरा सिंध है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी कोई हमें वायलेशन मिले, अनलाइसेंस प्रीमिसेस हो, जहाँ पे ड्रग बन रही हो या ड्रग बिक रही हो, इसी तरह से कोई ऐसी अद्विया जो कि गैर रजिस्टर्ड है या सस्पेक्टेड टू स्पूरियस ड्रग है, वो अगर कहीं मिली तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी ड्रग एक्ट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने एज ए चीफ मैंने पूरे सिंध में अपने जितने इंस्पेक्टर्स हैं उनको मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि जी डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप काम करें। कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है आप असिस्टेंस के लिए पुलिस को भी ले सकते हैं, FIA को भी ले सकते हैं, और हम काम कर रहे हैं अभी। पहले शहर के मामला डॉक्टर साहब ये बताइएगा ना कि बहुत से जो बहुत से मेडिकल स्टोर जो ना सब स्टैंडर्ड ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। यानी देखिए सर, एक शख्स कोई भी जेनरिक कोई दवा लेने के लिए जाता है, उसको नहीं पता होता है कि इस जेनरिक दवा के लेबल के साथ किस लेबल से दवा फ़रोख्त हो रही है। अच्छी कंपनीज भी हैं
सब स्टैंडर्ड कंपनीज भी हैं। कोई ऐसा एसओपी आपने बनाया हुआ है कि जो अनरजिस्टर्ड दवाएं हैं, जो ये चीज़ें अगर कहीं पे भी पाई जाएं तो उसको जुर्माना किया जाता है, सील किया जाता है, क्या किया जाता है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा आपको ये बताता चलूँ कि हम कैटेगराइज नहीं कर सकते इस तरह से कि कौन सी कंपनीज अनरजिस्टर्ड हैं या कौन सी कंपनीज ये हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो भी हमारी लाइसेंस कंपनीज है वो लाइसेंस होल्डर हैं। अब लाइसेंस होल्डर में कुछ कंपनीज मल्टीनेशनल है, कुछ कंपनी नेशनल कंपनीज हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरी नेशनल कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बिजनेस भी दे रही हैं और पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट करी। नेशनल कंपनीज की देखिए मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि जहाँ आपने बात करी ना सब स्टैंडर्ड की, तो हर दवा सब स्टैंडर्ड नहीं है। मैं एज ए जिम्मेदार आपको अफसर एक बात ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, हम सब स्टैंडर्ड दवा को देखते के साथ नहीं कह सकते अनटिल अनलेस वो लैब रिपोर्ट ना आ जाए, उसकी टेस्टिंग ना हो जाए। तो जब वो दवा उठेगी, लेबोरेटरी उसको डिक्लेयर करेगी, तभी तो वो सब स्टैंडर्ड होगा। हमारे पास दवा की एफिकेसी चेक करने का, यानी उसके कारामद होने की टेस्टिंग का कोई तरीका है? बिल्कुल है। देखिए, जो भी फार्मास्यूटिकल्स है ना, एज अ डॉक्टर मैं आपको एक बात ये बताऊं, बिल्कुल सही। मैं देखिए, मैं एक कंपनी की दवा होती है सर, मैं जी, मेरी जी, बात जी, सुन, एक कंपनी की दवा होती है, वो हो सकता है कि उसकी 250 मिलीग्राम जो है वो असर कर जाए। जो दूसरी कंपनी की सस्ती दवाएं बनाई जाती हैं, हो सकता है उसकी 500 मिलीग्राम की दवा भी वो असर ना करे। इसको कहते हैं एफिकेसी, यानी वो दवा इफेक्टिव है या नहीं है। देखिए सर, पाकिस्तान में क्या दवाओं की एफिकेसी चेक करने का कोई तरीका है? मेरे सवाल को गौर से सुने, उसके बाद फिर मुझे जवाब दें। अगर एफिकेसी चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं सर? देखिए, मैं आपको फिर एक बात बताऊंगा डॉक्टर साहब। देखिए, मैं बिल्कुल आपको एज अ फार्मासिस्ट, चूँकि मैं फार्मेसी का स्टूडेंट भी हूँ, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ें बताऊंगा। मैं लॉ का स्टूडेंट भी, मैंने लॉ भी किया हुआ है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि बाकी जो प्रैक्टिकल है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगा, कोई भी दवा अगर मार्केट में आती है तो जो भी मैन्युफैक्चर होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल लैब होता है। पहले वो उसको क्वालिटी कंट्रोल लैब से अपनी टेस्ट करता है, फिर उसको मार्केट में बेचता है, सेल करता है, ठीक है। उसके बाद जो रेगुलेटर्स होते हैं, आइदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके इंस्पेक्टर्स हैं, वो फील्ड में जाते हैं सेल्स एस्टेब्लिशमेंट से या आइदर वो फैक्ट्री प्रेमिसेस से भी या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, इंपोर्टर के पास से उस सैंपल को पिक करते हैं और उससे वो फिर उसको ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजते हैं। इस तरह से जो फेडरल इंस्पेक्टर है वो सेंट्रल ड्रग लैब को भेजते हैं। तो टेस्टिंग हर तरह से हो रही थी, चेक भी लग रहा होता है उनके ऊपर, ठीक है ना। अगर ड्रग वहाँ पे स्पूरियस मिलती है, सब स्टैंडर्ड आती है, या आपने जिसकी बात करी एफिकेसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको इसका बताऊंगा कि पोटेंसी तो सेम हो सकती है बट एफिकेसी डिफरेंट हो सकती है ना, ठीक है ना। मैं वही तो सर अगर आप कह रहे हैं, देखिए पोटेंसी एफिकेसी कारामद है या नहीं है, नहीं कहता जी, नहीं करता, तो मैं आपको उसको बताता चलूँ कि जी पहले बायोइक्विवेलेंस स्टडी नहीं होती थी, अब बायोइक्विवेलेंस स्टडीज की जा रही है। जब बायोइक्विवेलेंस स्टडीज की जा रही है तो बायोअवेलेबिलिटी को देखा जा रहा है कि कितना जो एक्सटेंट ऑफ ड्रग है अवेलेबल इन दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक हो गया ना। वहां से उसके सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं। तो पहले बायोइक्विवेलेंस स्टडीज नहीं थी, अब ड्रैप में भी इसके ऊपर कह कवानीन आ गए कि कोई भी दवा अगर सर हमारे पास ये लेबोरेटरीज स्टडीज सर ऐसी लेबोरेटरीज हमारे पास मौजूद हैं और एफिकेसी तो सर इंसान पे चेक की जाती है, तो आप सब्जेक्ट्स पे कैसे चेक कर सकते हैं एफिकेसी सब्जेक्ट का मतलब इंसान ही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो है वो एनिमल ही होगा, नहीं को हेल्थी वॉलंटियर्स पे भी हो सकता है और डिजीज पेशेंट पे भी किया जा सकता है, जिसको फेज 4 ट्रायल कहते हैं, या ट्रायल आप कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, जो कि हम कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था कि मैं फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी करूंगा ड्रग की, ठीक है ना। तो मैंने उसमें 10 वॉलंटियर्स ले लिए थे, उसकी मैंने स्टडी करी, तो मैंने उसमें ब्लड लेवल को चेक किया, मैंने उसकी एफिकेसी चेक करी, तो वो बायोइक्विवेलेंस स्टडी। और जो मसला है सर वो ये है कि जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहलाती हैं, बाज़ दफ़ा वो यानी एक तो आप हाइजीनिक कंडीशंस कह लें या प्रॉपर जो एक टेक्नोलॉजी के साथ जिसके साथ जो दवा बनाने की प्री रिक्विजिट है ना सर, कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में ये चीज़ें होनी चाहिए, ह्यूमन हैंड ना वहाँ पे यूज़ हो रहा हो, पैकिंग में ये चीज़ें ना यूज़ हो रही हूँ। सर ऐसी में कितनी कंपनीज आपको पॉइंट आउट कर सकता हूँ जहाँ पे बिल्कुल उसका रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करते हैं, टैबलेट बनाने की एक बहुत आम सी मशीन होती है, टैबलेट बनाते हैं, ब्लिस्टर पैकिंग करते हैं, मार्केट कर देते हैं। सर देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको फिर बोलूँगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ कि जी मैं आपको जिसकी आप एफिकेसी की बात कर रहे थे ना, एफिकेसी बायोइक्विवेलेंस स्टडी के बाद ही आएगी कि हम 2 ड्रग को लगा रहे हैं, दोनों ड्रग का हमने आपका हेल्थी वॉलंटियर डिजीज पेशेंट के पर उनका सैंपल लिया, ठीक है, जब तक कि उसकी शेल्फ लाइफ है, हाफ लाइफ है, हमने उसको टेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको दोबारा हमने उसको जो टेस्ट करने के बाद हमने उसकी जो एफिकेसी को चेक किया कि जी
ये आइदर ये ड्रग थी, तो ये पीक इसकी कितनी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, कि कितना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एनी हाउ। तो इसके ऊपर बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है, बायोसिमिलर स्टडीज़ पे भी काम करेंगे। कराची में HEJ है, जो HEJ का इदारा है वो बायोइक्विवेलेंस स्टडी कर रहा है, कराची यूनिवर्सिटी खुद कर रहा है, मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अभी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ पे इतना काम नहीं हुआ, लेकिन हमने ड्रैप में उसको इम्प्लीमेंट करा दिया। अच्छा सर, अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की आप बात करते हैं कि जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो रही, कि अनहाइजेनिक कंडीशन है या इस तरह की कंडीशन है जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, तो इसके लिए मैं सिंपल ये कहूँगा कि जी रेगुलेटर चाहे आइदर फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, हम इंस्पेक्शन करते हैं। और ये तो मेरे रूल में भी लिखा है कि कोई भी प्रीमिसेस है, कोई भी सेल्स एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ट्वाइस इन ईयर ज़रूर करना है हमने विजिट। ठीक है, नहीं हो पा रहा होगा लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है जी। अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ पे उनकी कोई GMP की वायलेशन देखते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा था, कोई ऐसी क्रॉस कंटेमिनेशन देखते हैं या कोई ऐसा मिक्सअप देखते हैं, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। उनकी इंस्पेक्शन बुक होती है बाकायदा, उसमें हम राइटिंग का मतलब लिखते हैं, उसमें इंस्पेक्शन बुक पे जो उसकी इंस्पेक्शन होती है उसके कमेंट्स लिखे जाते हैं, पूरा नोट बनाया जाता है, उसके साइन भी लिए जाते हैं, उन क्वालिफाइड पर्सन्स के भी साइन लिए जाते हैं, उनके डायरेक्टर्स के भी साइन होते हैं, और फिर वो उसको रिपोर्ट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट को। अगर वो GMP कंप्लाइंस नहीं हो रही होती तो उनके लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जाता है, कैंसिल भी किया जाता है, ऐसा नहीं है उनके खिलाफ एक्शंस होते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि होता ये है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो एक आम प्रैक्टिस हो गई है कि कोई भी कंपनी दवा बना रही है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स असाइन कर देती है, या मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कराची में काम कर रहे हैं वो कराची के बाहर से मुख्तलिफ कंपनीज से दवाएँ लेते हैं, उसको रीपैक करते हैं, उस पर लिखते हैं मार्केटेड बाय फलां फलां कंपनी या फलां फलां फार्मास्यूटिकल, उसको मार्केट करना शुरू कर देते हैं। वो दवाएं जैसी भी हों डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को भी ब्राइब करते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विजिट करते हैं, उसकी फार्मेसी में दवाएं रखवाते हैं। सर, कोई कंट्रोल तो होना चाहिए ना कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो किस टाइप की दवा उठा रहे हैं। बाज़ दफ़ा रिड्यूस्ड पैक बनाए जाते हैं जिस पे एक्सपायरी तक नहीं होती। तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के इसके एक अम्ब्रेला के तहत भी सर एक बहुत बड़े स्कैम्स चल रहे हैं जो खास तौर पे कराची में चल रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हेल्प आप मतलब मजीद इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं खुद चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में हमें फ़ायदा होता है, पेशेंट को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। रीज़न इज़ दैट कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में वो उसको ऑथोराइज एजेंट अपना बनाएगा। सर, मैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूं तो हम उनको प्रोसिक्यूशन में हमें हेल्प होगी, हमें पकड़ने में आसानी। उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूं जो एक कंपनी से दवा बनवा के उसका नाम चेंज करके रीपैक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अपना कंपनी का नाम लिखते हैं और उसके बाद बहुत सी दवाओं की एक्सपायरी चेंज कर देते हैं, या उसको सर देखिए रीपैक जब दवा हो गई ना तो सर इसका भी तो कोई वो होना चाहिए ना कि आप एक ही दवा को रीपैक करके नया लेबल लगा के मार्केट में बेच रहे हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी नहीं ले रहा। एनी ऑल्ट्रेशन इन द ड्रग जो कि आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड ड्रग है, उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन आप कर रहे हैं, रीपैकिंग कर रहे हैं या आप उसमें बैच नंबर लिख रहे हैं, वो क्राइम है। सर, मैंने आपको ऐसे सैंपल्स दिखाए, वो क्राइम है। अगर हमें कहीं मिलता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसको हम कहते हैं अगर वो रीपैकिंग कर रहा है और उसके पास फेडरल गवर्नमेंट की ड्रैब की परमिशन नहीं है कि वो रीपैक करने की, तो हम कहते हैं कि जी वो विदाउट लाइसेंस बना रहा है। हम उसको विदाउट लाइसेंस के ज़मरे में लाते हैं, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, FIR पे जाते हैं उनके लिए। ऐसी माजी में हमने काम किए हैं। खालिद बिन वलीद रोड पे एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। ठीक है, हम मीडिया पे बैठे, नाम नहीं मैं डिस्क्लोज कर रहा, आप ड्रग कोर्ट जाएंगे तो आपके सबके नाम मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे डिफॉल्टर्स, वायलेटर्स जो कि इस तरह के हीनियस क्राइम में मुलविस पाए जाते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनको प्रोसिक्यूशन में लेके प्रोसिक्यूट करते हैं और कोर्ट में इंशाल्लाह बहुत सारे केसेस हैं, तकरीबन 61 केसेस हमारे ड्रग कोर्ट में एट प्रेजेंट भी मौजूद हैं जिनके जो अंडर ट्रायल हैं और स्टेट उनके खिलाफ बिल्कुल। तो आप बहरहाल क्या समझते हैं कि स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स की कराची के इस ये जो स्कैम दवाओं और या मेडिकल स्टोर्स का जिस तरीके से नेटवर्क चलता है, या एक ही शख्स के सर कई मेडिकल स्टोर्स होते हैं और सारे अनलाइसेंस्ड होते हैं, किसी एक लाइसेंस के ऊपर सारे मेडिकल स्टोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको फिर कैटेगोरिकली ये कहूँगा कि 100% तो मैं ये नहीं कहता। ठीक है, इतना बड़ा शहर है माशाल्लाह, हमारी पॉपुलेशन सिंध की भी बहुत बड़ी है, तो मैं नहीं कहूँगा कि तमाम के तमाम लाइसेंस होल्डर हैं,
लेकिन जो नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस लाइन पर आने के लिए मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि हमने डिपार्टमेंट को भी लिखा और डिपार्टमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड है। मिनिस्टर साहिबा भी ऑन बोर्ड हैं, हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचर साहब स्पेशली इसमें कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं कि डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। तो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स की भी अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हमने उसको लिख के दिया है। ज़ाहिर है कि एक गैजेटेड पोस्ट है, थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएगा, अनाउंसमेंट होगी, दैन फिर नई हायरिंग होगी। तो इंशाल्लाह वो हो रहा है, वो तमाम काम हो रहा है इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि तमाम, मैं आपको फिर डेटा दूंगा कि कराची में इस टाइम 5000 मेडिकल स्टोर लाइसेंस हैं। सर लेकिन कराची में ओवरऑल मेडिकल स्टोर्स की तादाद 5000 से कहीं ज्यादा होगी। मैं लेकिन आपको कह रहा हूँ 5000 मेडिकल स्टोर लाइसेंस हैं जो लाइसेंस होल्डर हैं। लेकिन सर एक लाइसेंस पे 4-4, 5-5 मेडिकल स्टोर चलते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम यहाँ डॉक्टर अदनान रिजवी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस दी। और जो आपकी कमी के बाइस मेरे तमाम सवालों का जवाब तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन आज की नशिस्त में इतना काफी है। मजीद जब हम आपके सामने आपके साथ काम करेंगे तो फिर डॉक्टर साहब मैं आपको फिर बताऊंगा कि हमने अभी लास्ट ईयर में 2.7 मिलियन फाइन इम्पोज हुआ है ड्रग कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, काम करा डिपार्टमेंट महकमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। और अब कुछ बात करते हैं सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की जाली डिग्री केस के हवाले से। आपको ये बताते चलें कि ये जो जाली डिग्री केस है, ये पहले भी अदालत में ये केस चला था और उसके बाद इसमें सिर्फ इस वजह से ये केस डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार था वो ना तो वो कैंडिडेट था जो कि मुकेश कुमार चावला के बाद सेकंड नंबर पे आया था, ना ही कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसकी डिग्री को इस्तेमाल करते हुए मुकेश कुमार चावला ने ये सीट हासिल की थी। इस वजह से इस केस को पहले जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। आज दोबारा से समाअत हुई और आज दरख्वास्त के समाअत काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल भी मांगे गए हैं और 16 जनवरी को इसकी नेक्स्ट डेट है, जिसमें दरख्वास्त गुजार से ये कहा गया है कि अगर ये दरख्वास्त काबिल समाअत है तो इसके हवाले से दलाइल दिए जाएँ और तमाम जो दस्तावेज़ात हैं वो अगली समाअत पर लाए जाएँ। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे GM गोपांग। बल्कि आपको ये भी बताते चलें हम कि ये जो केस है, अगर ये मतलब जो दरख्वास्त गुजार हैं अगर वो कामयाब हो जाते हैं दलाइल देने में और ये दरख्वास्त जो है काबिल समाअत हो जाती है तो फिर इसकी एक पूरा ट्रायल चलेगा। पहले भी इस टाइप का सिमिलर केस हो चुका है और उस केस में ये कहा भी जा चुका था कि हालांकि इस जो डिग्री है वो मुकेश कुमार बंसारी की है और मुकेश कुमार बंसारी जो है वो शुजावल के रहने वाला है और मुकेश कुमार चावला साहब का ताल्लुक़ शिकारपुर से है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो खतूत लिखे गए थे उनकी आउटवर्ड रिकॉर्ड तो मौजूद है, इनवर्ड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो काफ़ी इसमें पेचीदगियाँ हैं जो कि इससे पहले हाई कोर्ट के केस में ये तमाम चीज़ें एक्नॉलेज की गई थी, लेकिन सिर्फ यानी कुछ ऐसी कानूनी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये दरख्वास्त मुअत्तल कर दी गई थी या रिजेक्ट कर दी गई थी। अब 16 जनवरी को ये अंदाज़ा होगा कि क्या ये दरख्वास्त जो है ये समाअत के लिए मंजूर कर ली जाती है या इसे भी मुस्तरद कर दिया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा हम कुछ बात करना चाहेंगे निजी स्कूलों के हवाले से और निजी स्कूलों की जानिब से जो फ़ीसों में इजाफा किया गया उसके हवाले से आज समाअत हुई और ये भी कहा गया कि ये जो स्कूल जो 5% से ज़ायद फ़ीस में इजाफा कर रहे हैं वो किस मद में कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि ट्यूशन फ़ीस की मद में यानी जो रकम लिखी जाती है उससे कहीं ज़्यादा रकम जो है ना वो दूसरे एक्टिविटीज़ में यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और बला बला यानी बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ़ फ़ीस चार्ज की जाती है। ये फ़ीस ट्यूशन फ़ीस के अलावा होती है। अदालत ने इस बात पर निजी स्कूलों से इस्तफसार किया कि क्या ये फ़ीस कौन सी फ़ीस है, ये कौन से स्कूल ये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं और ये भी कहा गया कि ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ये बहुत बड़ा रिमार्क है अदालत की जानिब से और अब दोबारा इस केस की समाअत है जिसमें स्टेटमेंट भी जमा कराने के लिए कहा गया स्कूलों से और जो फ़ीसें वापस की गई हैं उस हवाले से भी बताने के लिए कहा गया। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तारिक शाह साहब, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तारिक शाह साहब बताइएगा, निजी स्कूलों की जानिब से फ़ीसों में इजाफे का जो केस है वो आज फिर अदालत में उसकी समाअत हुई है और बहुत से स्कूल्स हैं जो कि ट्यूशन फ़ीस से कहीं ज़्यादा जो है दूसरे चार्जेस जो है वो चार्ज करते हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से?
देखिए, ट्यूशन फीस के अलावा जो है वो एक एनुअल चार्जेस होते हैं जो साल में एक दफा लिए जाते हैं जी। तो वो तो स्कूल लेते ही अकॉर्डिंग टू लॉ, और एडमिशन फी होती है जब एक एडमिशन, ये 3 हेड्स होते हैं, इन 3 हेड्स के हिसाब से जो है वो बच्चों से फीस चार्ज की जा रही है। सर मंथली फीस के वाले से बात कर रहा हूँ कि ट्यूशन फीस जो मंथली फीस जब चार्ज की जाती है तो उसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ट्यूशन फीस के साथ साथ माहाना फीस में और बहुत से चार्जेस लगा के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आउटिंग फीस, फलाना फीस, कई सारे चार्जेस लगा के ट्यूशन फीस से कहीं ज्यादा ये एक्स्ट्रा फीसें होती हैं। जी जनाब, ये बिल्कुल ये देखा गया है और इसमें कोर्ट ने जो है वो डिसीजन यही दिया था कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा, चाहे वो सिक्योरिटी की मद में क्यों ना हो। तो इसलिए जो है वो स्कूल्स ने अब ये लेना बंद कर दिया है। ये बहुत पहले होता था, अब तो नहीं हो रहा। सर जो इस पूरे अरसे में अदालत के अहकामात के बावजूद जिन स्कूलों ने ये फीसें चार्ज कर ली हैं उससे तालिब इल्मों तक वापस करने का कोई निज़ाम बनाया जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं उसमें यह है कि 22 स्कूल्स के नाम दिए उन्होंने। उन स्कूल से कहा गया है कि आप 20% जो है अपनी फी रिड्यूस कर दें विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब जो नेक्स्ट चलान होंगे जनवरी के वो 20% रिड्यूस कर दिए जाएंगे। तो अभी कोर्ट ने वापस करने का तो कोई फिलहाल नहीं कहा, लेकिन अभी रिड्यूस करने का जरूर कहा है जिसको स्कूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो तारिक शाह साहब, आप समझते हैं कि ये जितनी जल्दी स्टेटमेंट जमा कराने के लिए कहा गया है, क्या ये कंप्लाइंस हो सकेगी और ये तमाम स्कूल्स, ये तमाम जो फीसें हैं ये वापस करने में कामयाब हो जाएंगे या स्टेटमेंट जमा करा पाएंगे? इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन स्कूल्स के डायरेक्टर्स जो हैं उनके टैक्स रिटर्न्स, उनके गोशवारे, ये तमाम चीज़ें मांग ली गई हैं कि जो स्कूलों से आमदनी होती है उसमें से कितना टैक्स दिया गया है, कितनी टैक्स चोरी की गई है। जी बिल्कुल, ये जरूर कहा गया है और ये स्कूल ओनर्स को जमा नहीं करना। अभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अहकाम जारी किए गए कि FIA और FBR ये दोनों रिपोर्ट जो है नेक्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। फिर दोबारा कहूँ ये जी, बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक जब बात ये करना चाहूँगा कि कराची के इलाके शारा फैसल पे बाकायदा एक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अलग से लाइन यानी लकीर खींची गई जिसमें कि मोटरसाइकिल सवारों को चलना था और गाड़ियों की कतारें अलग बना दी गई थी। इसके ऊपर बाकायदा IG सिंध की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई, एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाई गई। उस वक्त आइडियाज़ 2018 बहुत करीब थी। लोगों को ये अंदाज़ा था कि शायद ये जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं इसलिए की जा रही हैं कि बैरून मुल्क से मुख्तलिफ मंदूबीन आने हैं और उनके सामने ये शारा फैसल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शारा लगे, इसलिए की जा रही है। और नाज़रीन, हुआ भी यही कि आज तक शारा फैसल पे चाहे आप होटल मेट्रोपोल से शुरू होकर एयरपोर्ट तक जाएं, इनमें से किसी कवानीन की भी पासदारी हमें नज़र नहीं आती। मोटरसाइकिलों को एक लेन में नहीं रखा जाता, कोई चालान नहीं किया जाता। गाड़ियाँ अगर जिस भी लेन में चल रही हो, चाहे वो खुद भी वायलेट करते हुए इन लॉज को मोटरसाइकिल लेन्स में चल रही हो, तो उस पर भी कोई चालान नहीं किया था। तो भी एक बहुत हैरत की बात है कि एक तरफ इतनी ब्रीफिंग की गई, मीडिया कैंपेन चलाई गई, बताया गया, और फिर इस वक्त मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही कैंपेन भी जारी है, लेकिन जो स्टेप्स किए गए थे वो दरअसल बाद में कहीं नहीं नजर आया। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।